Hi amigos, welcome to Dramas Decoded. And today I'll be explaining to you the episode number 7 of the K-drama Mr. Sunshine. So without any further delay, शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में एशियन, जिसको कोई आइडिया नहीं होता कि लव क्या है, वो यूजिन से पूछती है कि अगर उसने सोचने के लिए इतना वक्त लिया है, इसका मतलब वो श्योर होगा इसके बारे में। एशियन कहती है कि वो भी तैयार है, पर उसके लिए उन्हें क्या करना होगा। एशियन को लव मतलब कोई पार्टनरशिप जैसा लगता है। यूजिन कहता है कि सबसे पहले उन्हें खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा। एशियन कहती है कि उसका नाम गो एशियन है और आपका नाम मुझे पता है। यूजिन कहता है उसका नाम चोई यूजिन है। एशियन पूछती है कि क्या वो उसका फैमिली नेम है जब वो जोसिन में था। यूजिन कहता है कि अमेरिका में भी उसका यही नाम था, बस उसको वहाँ अलग प्रोनाउंस करते थे। एशियन के पूछने पर यूजिन उसे बताता है कि आगे वो हाथ मिलाते हैं, जो कि एक अमेरिकन ग्रीटिंग है। एशियन कहती है कि लव उसने सोचा था उससे मुश्किल नहीं है, हाँ लेकिन पहली स्टेप सबसे ज़्यादा मुश्किल ज़रूर है। एशियन फिर टैवर्न वाली लेडी के साथ अपने बोल्स लेकर बोट से वापस चली जाती है। दोनों यूजिन और एशियन अपने हाथ को देखकर उनके छोटे से इंटरैक्शन को याद करते हैं। इधर ग्लोरी होटल में यूजिन और वी सॉन्ग उनकी रूम की कीज़ एक्सचेंज हो जाती है। वी सॉन्ग यूजिन का कमरा खुद ओपन करता है और उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, पर यूजिन उससे रूडली बात करता है। वी सॉन्ग पूछता है कि क्या वो उसकी फैमिली की वजह से उसे पसंद नहीं करता, और उसने बताया नहीं कि आखिर किसने उसके साथ बुरा किया है, उसके पापा ने या फिर उसके ग्रैंडफादर ने। यूजिन कहता है कि वो जाकर अपने पेरेंट्स से खुद ही ये सवाल पूछ ले, और वो अंदर चला जाता है। इधर हीना सोचती है कि उसने यूजिन के रूम की चाबी भी बदल दी, फिर भी वो उसके पास नहीं आया। तभी वहाँ वानिक एंटर करता है और उसका हाल चाल पूछता है। वो कहती है कि इतने साल जब तक वो नहीं मिले, वो साल उसके लिए ठीक रहे हैं। वो उसे रियोनी कह के बुलाती है। वानिक ने जोसिन में एंटर करके जो लेडी का पोस्टर फाड़ा था, वो असल में हीना की माँ का पोस्टर होता है, जो आज भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। पर वानिक उससे होटल पर फोकस करने को कहता है। वो हीना को उसके लिए रूम रेडी करने को कहता है, क्योंकि रात के लिए वो वहाँ रुकने वाला है, पर हीना उसे साफ मना कर देती है। पर जब वो नहीं मानता, तब वो कहती है कि उसके पति की मौत आज तक एक मिस्ट्री है। पता नहीं इस होटल में वो उसे क्या खिला दे। डोंग में हीना की बात सुनकर पूछता है कि वानिक उसका क्या लगता है। वो बताती है कि वो उसके पापा हैं, उन्हीं की वजह से उसे एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। वो पहले ही उससे बहुत कुछ छीन चुके हैं, उसकी माँ, उसका यूथ और उसका नाम ली यांगफा होता है। वो दोंगमे को और पैसे देने को भी तैयार थी, पर वो कहता है कि उसके मेंबर्स पहले से ही वानिक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकता। रात को वानिक दोंगमे से कहता है कि क्या वो डॉक्यूमेंट हासिल करने में नाकामयाब हो गया। दोंगमे कहता है कि वो डॉक्यूमेंट या तो कहीं पड़े सड़ रहा होगा या फिर किसी ऐसे हाथ में होगा जिसको उसकी कीमत ही नहीं पता, और क्या ये अच्छी बात नहीं है। वानिक कहता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट जापान को मिल गया तो वो उसे ग्योंगी रेल रोड खरीद सकते हैं, जिसके सहारे वो जोसिन को डिस्ट्रॉय करके जापानीज सोल्जर्स को रशिया ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो जोसिन की राइटिस आर्मी के हाथ लग गया तो वो डायनामाइट से उस रेल रोड को उड़ा देंगे, और अगर वो उसे मिल गया तो वो जोसिन के किंग की नींदें उड़ा देंगे। वानिक उसे बातों बातों में इंसल्ट कर देता है और दोंग में गुस्से में उनकी डॉक्यूमेंट को लेकर डील को कैंसिल कर देता है। हयाशी को जब पता चलता है कि सर्जेंट यामादा और सर्जेंट सूदा अमेरिकन लीगेशन के सामने अपनी नाक कटवा कर आए हैं, तो वो सर्जेंट सूदा की जगह यामादा को मौत के घाट उतार देते हैं, ये कहते हुए कि वो डरपोक था और वो सूदा को आइंदा सुपीरियर के परमिशन के बिना कुछ भी करने से मना करता है। एशियन अपनी फ्रेंड के साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसे लव का असली मतलब पता चलता है और वो यकीन ही नहीं कर पाती कि वो अब तक इतना गलत समझ रही थी, और वो यूजिन की बातों को सोचकर गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है कि वो उसे तबाह करना चाहता होगा, इसीलिए यूजिन ने उसे अप्रोच किया। वो यूजिन के नाम एक लेटर भेजती है, पर यूजिन सिर्फ जोसिन की भाषा बोलना जानता था, लेकिन वो उसे पढ़ लिख नहीं पाता था, इसीलिए एशियन का दिया हुआ लेटर वो उल्टा पकड़े हुए था, जिसे दोमी देख लेता है और उसका मजाक बनाने लगता है
और कहता है कि अब उनके बीच एक और सीक्रेट हो गया। एशियन के नाम एक लेटर आता है। उसे लगता है कि वो यूजिन ने भेजा होगा, लेकिन वो वीसोंग की तरफ से था और वो उस मेड को वापस भेज देती है। नेक्स्ट सीन में ग्लोरी होटल की एक मेड दोंगमे के पास इंफॉर्मेशन लेकर जाती है, जिसके बदले वो उसे अपनी माँ की ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहती थी। वो दोंगमे को बताती है कि उसने यूजिन के कमरे में एक लेटर देखा था जो कि इंग्लिश में था, पर वो पकड़ी ना जाए इसीलिए वो उसे खोलकर नहीं देख पाई। दोंगमे अपने मेंबर्स के साथ यूजिन के कमरे की तलाशी में लग जाता है। वहाँ उसे एक लेटर मिलता है, पर यूजिन कहता है कि वो पर्सनल है और अब तक उसने भी उसे नहीं पढ़ा है। दोंगमे कहता है तो कोई बात नहीं, वो उसके लिए वो लेटर पढ़ देगा। उसमें लिखा था कि प्लान में बदलाव हुआ है जो हम साथ में करने वाले थे उसको लेकर, और अच्छा होगा अगर वो मिलकर बातें क्लियर कर लें। एशियन लिखती है कि यूजिन उसे अवॉइड ना करे और ये लेटर मिलते ही इसका जवाब उसे लिख कर भेजे। यूजिन कहता है तो ये था उस लेटर में। दोंगमे को लगता है कि यूजिन किसी के साथ मिलकर कोई साजिश कर रहा है। वो उससे सावधान रहने को कहता है क्योंकि अगर उसके हाथ में इसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा तो वो उसे वही मार डालेगा, फिर चाहे उस लेटर में कुछ भी लिखा हो। यूजिन का एक म्यूजिक बॉक्स तलाशी के दौरान टूट जाता है। उसे रिपेयर करने जब वो एक ब्लैक स्मिथ के पास जाता है तब उसे वहाँ चुराई हुई गन का एक पार्ट मिलता है। वो समझ जाता है कि वो गन यहाँ लाई गई थी, पर वो उस ब्लैक स्मिथ से कुछ नहीं पूछता। रात को जब यूजिन एशियन का लेटर देख रहा होता है तब वहाँ एशियन अपना ब्लैक सूट पहने आती है और उसे 30 मिनट में एक जगह उससे मिलने को कहती है। वो जगह वो जहाँ पहली बार मिले उसके पास में ही थी। वो दोनों तय की हुई जगह मिलते हैं, पर एशियन यूजिन से बहुत गुस्सा थी। वो उसी की गन छीन कर यूजिन पर पॉइंट करके अपने सवाल शुरू करती है। उसे लगता है कि यूजिन जोसन को बर्बाद करना चाहता है और उसके लिए वो एशियन का सहारा ले रहा है, पर यूजिन कहता है कि पूरे जोसन को नहीं, पर कोई तो है जिसे वो बर्बाद करना चाहता है, पर अब लगता है कि शायद वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। एशियन कहती है कि वो खुद को क्यों बर्बाद करना चाहेगा। तब यूजिन कहता है कि शायद वो बदले की शुरुआत थी या फिर शायद मेरी जेलसी का अंत। एशियन कहती है कि बदले की शुरुआत का क्या मतलब है। यूजिन पूछता है कि क्या वो दूसरे शब्द का मतलब नहीं समझी। एशियन कहती है वो उसे प्यार का इजहार समझती है, या फिर वो तीसरी बात है जब उसने कहा था कि वो एशियन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। यूजिन कहता है कि उसने तो कहा था कि वो कुछ नहीं समझती और उसे पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं आता। उसकी फीलिंग्स एशियन के सामने आ चुकी थी और वो थोड़ी देर बाहर अकेले रहना चाहता था, पर एशियन उसे गन की पॉइंट पर वहीं रुकने को कहती है। एक गीशा जो कि जोसन की राइटिस आर्मी की मेंबर होती है, एक जापानीज ऑर्फन के तौर पर वो जोसन में एक गीशा बनकर रह रही थी। सुदा उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और वो पकड़ी जाती है। वो उसे बालों से खींचकर सड़क पर घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। तभी बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उनमें से एक आदमी को गोली मार देता है। गोली की आवाज़ सुन एशियन और यूजिन खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं। तब एशियन को याद आता है कि ये वही गीशा है जिसने लोगन को मारने में उसकी मदद की थी। वो उसे बचाने बाहर जाने लगती है, पर यूजिन उसे रोक लेता है। पर एशियन कहती है कि उसे उस लड़के को बचाना ही होगा। वो यूजिन के गन लेकर बाहर जाती है और पहले वो एक गोली शूट करके लाइट्स तोड़ देती है ताकि वहाँ अंधेरा हो जाए और वो दिखाई ना दे, और दूसरी गोली वो सुदा के पैर में मारती है। तब तक वो गीशा भाग चुकी थी। सुदा हर तरफ फायर कर रहा था। एशियन उसे और शूट करती, तभी यूजिन पीछे से आकर उससे गन लेकर अपने ही हाथ पर शूट करता है और फिर सुदा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सुदा कहता है कि तुमने मुझे शूट नहीं किया। तब तक वहाँ अमेरिकन सोल्जर्स आ चुके थे। यूजिन कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किसने शूट किया, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि तुमने एक अमेरिकन सोल्जर को शूट किया है। यूजिन को जेल में कैद कर दिया जाता है, सुदा को भी, और एशियन अभी भी यूजिन के लिए परेशान हो रही थी। सोआ यानी कि वही गीशा उनसान सुंगू और टावन वाली लेडी से मिलती है। ये सारे राइटियस आर्मी के मेंबर्स थे। वो उन्हें बताती है कि एशियन ने आज कैसे उसकी जान बचाई और उसके साथ एक अमेरिकन सोल्जर भी था जो कि जोसन के आदमी की तरह दिखाई दे रहा था। सोआ का हानसोंग में रहना सेफ नहीं था, इसीलिए वो लोग उसे शंघाई भेजने का डिसाइड करते हैं।
कोर्ट में काइल और हयाशी दोनों ही अपनी साइड की स्टोरी किंग को बताने लगते हैं। किंग डिसाइड करते हैं कि सुधा ने ड्रिंक करके नशे की हालत में जोसन के 2 मासूम लोगों की जानें ली है, इसीलिए उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और वो जापान ही देगा और वो बस देखेंगे। और यूजिन को रिहा कर दिया जाता है। यूजिन जेल से बाहर आने पर रास्ते में एशियन का पैलिंकिन उसे दिखाई देता है। वो उसके साइड से होकर गुजर जाता है, पर वो दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते। हमें पता चलता है कि दोंगमी एशियन के लेटर को पहचान चुका था, क्योंकि जब भी एशियन एक शॉप में अपना सामान लेने आती थी तब दोंगमी उसकी दी हुई सामान की लिस्ट शॉपकीपर से लेकर अपने पास रख लेता था, जिस वजह से उसे एशियन की हैंडराइटिंग पता थी। नेक्स्ट सीन में वी सॉन्ग अपने सर्वेंट को मिलने बुलाता है, जिससे उसे पता चलता है कि यूजिन पहले भी उसके घर आकर उसके पेरेंट्स को धमकी देकर जा चुका है। वो सोच में पड़ जाता है कि यूजिन आखिर एक नोबलमैन है या फिर कोई और। यूजिन एक पेपर को देख रहा होता है, तब हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि वो दोमी की बहन ने दिया हुआ डॉक्यूमेंट चूनशिक और इलशिक की पॉन शॉप में गिरवी रख कर आया था, जिसकी वो रिसीट थी। इसीलिए तलाशी करते वक्त दोंगमी को वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला। नेक्स्ट सीन में दोंगमी, यूजिन और वी सॉन्ग आमने सामने आ जाते हैं। दोंगमी यूजिन से कहता है कि उसने सुना है कि एक जापानीज़ का सामना करते वक्त उसके हाथ पर चोट लग गई है। यूजिन उसकी चिंता के लिए थैंक्स कहता है, पर दोंगमी उससे कहता है कि वो विश करेगा कि अगली बार वो मर जाए। यूजिन कहता है कि क्या आज मैं सभी का एजेंडा बन चुका हूँ, मुझे अकेला रहने दो। वी सॉन्ग कहता है कि अब उसे समझ में आ रहा है कि सब उससे इतने नफ़रत क्यों करते हैं। क्या वो इंसान जो तुम्हारी साइड है वही इंसान है जो मेरी साइड भी है? भले ही वो मौजूद नहीं था, लेकिन वो इंसान हमेशा हमारे साथ था। वो इंसान, क्या वो मेरे फियांसे है? ऐसा हो ना पर, क्योंकि मुझे बुरा बनना बिल्कुल पसंद नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं। यूजिन और दोंगमी दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इफ़ येस, देन डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशंस एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूँगी आपको इस ड्रामा के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।